तो स्टूडेंट अभी हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं और इंग्लिश के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि बेसिक इंट्रो कर रहे हैं। आज अपन अंग्रेजी का सामान्य परिचय कर रहे हैं। तो आप लोग माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि इंग्लिश का अपन जनरली इंट्रो कर रहे हैं ना। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का इंट्रो कर रहे हैं। तो इंट्रो करने से शुरुआत में अपन लोग क्या देखते हैं कि अपन कुछ लेटर्स लेते हैं, लेटर्स जिनके माध्यम से अंग्रेजी का निर्माण शुरू होता है। अच्छा, इसके अंदर अपन लेते हैं, मान लो ए ले लिया, डी ले लिया, पी ले लिया, जो भी लेटर्स है इनके अकॉर्डिंग अपन धीरे धीरे, उसके बाद अपन लेते हैं एक वर्ड। वर्ड क्या होता, अल्फाबेट लेते हैं। अल्फाबेट जैसे कंटिन्यू वर्ड लेते हैं ए बी सी डी ई से लेके जेड तक, और उसके बाद में एक वर्ड लेते हैं। वर्ड इनके जब ज्वाइन करते हैं इनको तो उसके माध्यम से एक शब्द बनता है, और वर्ड के बाद अपन क्या बनाते हैं, एक फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज, फ्रेज के बाद अपन बनाते हैं क्लॉज, और उसके बाद में बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस बनाने तक आप लोगों को बेसिक टेनेंट्स बता दिया। सेंटेंस बनाने तक इन प्रक्रियाओं से अपने को गुजरना पड़ता है। ये आप लोगों को बेसिक इंग्लिश जनरल अंग्रेजी की बात है, यानी प्राइमरी क्लास तक की बात है। प्राइमरी क्लास के अंदर ये चीजें अपन सीखते हैं। अंग्रेजी का परिचय क्या करते हैं, लेटर्स, ये कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद अल्फाबेट, जो वर्णमाला आप लोग सीखते हैं। वर्ड, शब्द का निर्माण हम लोग सीखते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेज की। और इस चीज को जानने से पहले अपने को क्या करना होता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस जानने से पहले अपने को एक बेसिक एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच भी आप लोगों ने प्राइमरी क्लास तक ही पढ़ लिए होंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जब हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना तो आप लोगों को इंट्रो करवाया जाता है कि सबसे पहले नाउन पढ़ाते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा के अंदर संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये चीजें अपन लोग पढ़ते हैं। तो ये तो आप लोगों को याद होगी। प्रोनाउन सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, चूंकि आज हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं और इंट्रो के अंदर अपने को जब अपन लोग सेंटेंस और फ्रेज और क्लॉजेस, जब अपन लोग सेंटेंस तैयार करेंगे तो उसके अंदर अपने को चाहिए कि अपन पहले शब्द को किसकी संज्ञा दे रहे हैं, वो क्या है। उसके बाद में अपन दूसरा शब्द, जब जैसे आप लोग ये जो रूल फॉलो करते हैं ना सेंटेंस मेकिंग के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को बेसिक इन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए अपन ने ये 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, 1 2 3 4 5, छठा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन,
प्रेपोजिशन 6 नंबर पे प्रेपोजिशन डाल दो आप। कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अच्छा, कंजक्शन जो होता है उसको हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। प्रेपोजिशन जो है उसको हम पूर्व स्थिति कहते हैं और इंटरजेक्शन जो है वो विस्मयादि बोधक होता है। इन चीजों को याद करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं छोटा सा। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको अपन एक फैमिली मेंबर के रूप में जानेंगे, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जानेंगे और आप लोगों को हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। आप जब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसके अंदर आप लोग इस बात को जान लेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है कहाँ कौन सा यूज हो रहा है, किसका क्या काम है, तो वो चीजें आप लोग हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी अपन शुरुआत करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वर्ड जो है मैंने आपको 8 बताए पार्ट ऑफ स्पीच जो है। आठ। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, नहीं सॉरी एडजेक्टिव, अगला है वर्ब, एडवर्ब, उससे अगला है प्रेपोजिशन, उससे अगला है कंजक्शन और उससे अगला है इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स यदि अपन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं पूछा जाता है और ना इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि जब इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली अपन इनकी जब डेफिनेशन जान लेते हैं, इनको पहचान लेते हैं तो अपने लिए इजी रहता है आगे पढ़ना। ये अपना एक परिवार मान लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक फैमिली है और फैमिली के अंदर मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर्स को अपने पारिवारिक जो रिलेटिव होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, उसी तरीके से इनको अलग अलग संज्ञा दे देते हैं। नाउन चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए इसको पापा की संज्ञा दे देते हैं। उसके बाद प्रोनाउन, बड़े भाई। ये मैं आपको याद करने के बेसिक तरीका बता रहा हूं ताकि आप लोग इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के दिमाग में एक सेट हो जाए कि आप लोगों को किस प्रकार से ये सीरीज याद करनी है। उसके बाद बड़े भाई के बाद बड़ी बहन, माता, एडवर्ब छोटी बहन, प्रेपोजिशन चाचा, कंजक्शन दादी और इंटरजेक्शन पड़ोसी। कैसी संज्ञा दी सर आपने? कैसे कह सकते हैं कि इसको हम पापा ही माने, क्यों इसको बड़ा भाई मान लें? नहीं, इसका मैं आप लोगों को एक बताता हूं। जैसे राम गो टू स्कूल, ये आपको बेसिक इंट्रो करवा रहा हूं। राम गो टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है। काम कर कौन रहा है? हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट कौन है? राम है। अच्छा, राम नाउन किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया हिंदी भाषा के अंदर संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग आर वी आर सेइंग नाउन। तो जो कर्ता है वो कौन है? यहां राम है। देखिए सब्जेक्ट यहां राम हो गया
गो टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है। अब अपने को करना क्या है, राम के बाद जैसे कहते हैं कि घर के अंदर कोई व्यक्ति जो है सबसे बड़ा होता है, वही किसी काम के लिए जाता है। एक बार जहां पापा चले जाते हैं वहां दूसरी बार पापा नहीं जाते हैं, इसलिए अब की बार राम का प्रयोग करते हैं। राम गो टू स्कूल। अब राम को स्कूल से अपन भेज रहे हैं बाजार, तो दोबारा क्या लिखेंगे? राम गो टू बाजार लिखेंगे क्या? नहीं, राम गो टू स्कूल ही, राम की जगह अपन दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे ही। ये ही जो है ये प्रोनाउन है, राम की जगह आया है लेकिन राम शब्द नहीं है, प्रोनाउन, यानी एक बार जहां पापा चले जाते हैं वहां दोबारा पापा नहीं जाते, बड़े भाई जाते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? नाउन के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये प्रोनाउन हो गया। उसके बाद में अपने एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव को मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा में बताया कि इसका नाम क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण को नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। और विशेषता किसकी बताता है? विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन हमेशा पापा भैया करती रहती है। तो इसके लिए अपन एक सेंटेंस बना लेते हैं, बना लें। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। एडजेक्टिव कहां हुआ? सब्जेक्ट ये क्या है? नाउन है राम। इज अ ऑनेस्ट बॉय, बॉय भी क्या है? नाउन है। ऑनेस्ट बॉय कौन है? ईमानदार लड़का राम है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट बॉय राम है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसने विशेषता बता दी, फिर अपन चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब अपन ने मां की संज्ञा दी है। वर्ब को यदि अपन एक्सप्लेन करें या समझें इस माध्यम से कि वर्ब मां कैसे हैं, तो घर के अंदर सारा काम कौन करती है? मां करती है। और घर के अंदर सारा काम कौन करती है? मां करती है। तो जैसे सीता गो टू स्कूल। यहां सीता क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। तो यहां जाने का काम कहां हो रहा है? गो, यानी काम चल रहा है यहां। तो ये हो गई वर्ब। उसके बाद क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब का मीन्स क्या होता है? एड और वर्ब, इन दोनों शब्दों को, इसके अंदर देखिए वर्ब तो हमने अभी पढ़ा है और इसके अंदर एड शब्द जुड़ा हुआ है, यानी एड शब्द जो है वो हाफ करके इसके साथ कनेक्ट किया गया है। वर्ब का मीन्स तो वर्ब ही होता है, क्रिया है, और एड यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब यानी वर्ब की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण कहते हैं हम इसे। वर्ब की विशेषता बताती है और साथ में खुद की भी विशेषता बताती है। तो अपन जानते हैं कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब कैसे बताती है और कैसे खुद की विशेषता बताती है। अभी एक सेंटेंस बना के आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से एडवर्ब जो है वो खुद की और वर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब जो है, जैसे मैं लिखता हूं, राम
रनिंग वेरी फास्ट, राम रनिंग वेरी फास्ट, रन से रनिंग बनाया, कंटिन्यू दौड़ रहा है राम। क्या कर रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। राम क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ये वर्ब है, राम रनिंग कर रहा है। अब मैंने कहा वर्ब की विशेषता बताती है एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताती है एडवर्ब। राम कैसे दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है, राम फर्स्ट दौड़ रहा है, ये है एडवर्ब, राम फर्स्ट दौड़ रहा है। और ये खुद इसकी एडवर्ब जो है ये खुद की विशेषता बता रहा है कि फर्स्ट तो दौड़ रहा है, पर कितना फर्स्ट दौड़ रहा है, बहुत फर्स्ट दौड़ रहा है, वेरी फास्ट। तो ये इसकी हो गई एडवर्ब की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन जो है वो पूर्वकालिक स्थिति, चाचा जो है वो घर के अंदर उनको पता होता है कि सारा सामान कौन सा कहां होता है। तो इसके अंदर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो टीचर आई एम टीच ऑन व्हाइट बोर्ड, तो विद्यार्थी जो है वो दीवार के साथ खड़ा है। ये कई चीजें जो जैसे मान लो इन है, ऑन है, एट है, ये सारी चीजें जो है वो प्रेपोजिशन है, पूर्व स्थिति बताती है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन की मैंने संज्ञा दी है दादी की। कंजक्शन को किसकी संज्ञा दी है, दादी की। दादी क्या करती है, दादी घर के अंदर मान लो आपस में छोटी बड़ी बात हो जाती है तो आपस में मिलाप करवा देती है, वापस में जोड़ देती है। कंजक्शन का मीन्स ही जोड़ना होता है। तो देखिए जैसे राम गो टू स्कूल और श्याम गो टू स्कूल। राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो राम अपना बस्ता लेके अलग जा रहा है और श्याम अलग जा रहा है। लेकिन घर के अंदर जब दादी से दोनों मिलके स्कूल जाते हैं तो दादी कहती है बेटा दोनों एक साथ जाया करो। दोनों को एक साथ भेजने के लिए अपने को प्रयोग करना होगा कंजक्शन का। तो यहां क्या करेंगे, राम और श्याम दोनों को एक साथ लिख देंगे, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम और श्याम दोनों स्कूल जा रहे हैं। अब देखो एंड ये जो है ये कंजक्शन है, ये चीज आप लोगों को समझनी है कंजक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इंटरजेक्शन। अंतिम जो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है विस्मयादि बोधक, जिसे मैंने पड़ोसी की संज्ञा दी है। पड़ोसी का काम क्या है भैया, पड़ोसी का काम यह है कि अचानक की स्थिति के अंदर निकलने वाला शब्द। जैसे अचानक कोई विद्यार्थी मान लो गिर जाता है तो अपन कहते हैं ओह सैड, है ना। इंटरजेक्शन अचानक निकलने वाला शब्द है। जैसे सैड शब्द निकलता है तो अचानक, उसके बाद इसका जो प्रतीक है, चिन्ह है, इसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे वाव शब्द होता है, वाव, वी वॉन द मैच। एक शब्द होता है हुर्रा, हुर्रा शब्द भी इंटरजेक्शन है। जैसे अपन लोग कहते हैं, अपन हिंदी भाषा में या अपन लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ना होए होए वाओ, तो उसी तरीके से हुर्रा शब्द जो है वो इंटरजेक्शन है। वो क्या कहता है कि हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी ये खुशी प्रकट करने वाला है। एक कंटिन्यूटी पेन के लिए शब्द होता है, आउच शब्द होता है। जैसे कंटिन्यू पेन हो रहा है, आउच, ओ आई हैव एन पेन इन माय स्टोमक। इस तरीके से अपन लोग कंटिन्यू दर्द के लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं। तो अचानक निकलने वाले ये शब्द हैं। ये आप लोगों को बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो था। इसके बाद में आप लोगों को अभी बताएंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग होता है, किस प्रकार से वाक्य को जोड़ा जाता है।
इसलिए अपन लोग पढ़ेंगे टेंस को। टेंस को पढ़ेंगे। टेंस का इंट्रो भी आप लोगों को हल्का सा दे देता हूं, उसके बाद जैसे क्लासें होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहेंगे तो टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों को ये पार्ट ऑफ स्पीच करवा देंगे, टेंस करवा देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टेंस की। टेंस अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे हम वाक्यों का निर्माण करते हैं और अपने रूरल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा दिमाग पे बोझ डालने वाला टॉपिक जो है वो टेंस ही होता है। तो ये आज आप लोगों के दिमाग से क्लियर हो जाएगा, इसलिए अपन सबसे पहले इसका इंट्रो करते हैं, देखते हैं टेंस क्या है। टेंस जो है वो टाइम को डिफाइन करता है, समय को अलग अलग भागों में आप लोगों को आपकी जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है और आप लोगों को ये पहचान दिलाता है कि आप किस समय की कब की बात कर रहे हैं। तो टेंस जो है इसको हिंदी में हम समय काल कह सकते हैं। बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसके अंदर हम अभी वर्तमान में, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये आप अभी पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की बात हम जो अभी काम कर रहे हैं उसके अंदर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के अंदर हमने कल पढ़ा था, हम बाजार गए थे, तमाम वो बातें जो अभी हम काम कर रहे हैं उससे पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, वो बातें हम करेंगे पास्ट के अंदर। और फ्यूचर के अंदर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के अंदर हम बात करेंगे हमारे आने वाले भविष्य के अंदर होने वाले काम की। तो फ्यूचर टेंस आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। इनको अपन लोग 4 वर्ग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट को ले रहे हैं, मान लो अपने प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं आपने, तो प्रेजेंट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं और मैं इसकी तरफ एरो कर देता हूं ताकि मुझे चारों के लिए लिखना न पड़े। आप लोगों के लिए लिख रहे हैं सिंपल, तो अपन बोलेंगे इसको प्रेजेंट सिंपल। सिंपल या अपन इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अपन करते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप ये जो 4 वर्ग हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इस वर्ग के अंदर क्या बात हो रही है, कौन सा जो वर्ग है किस प्रकार के सेंटेंस बनाता है। प्रेजेंट में जो सिंपल बनाता है वो पास्ट का सिंपल बनाएगा, वो फ्यूचर का सिंपल बनाएगा, बस टाइमिंग चेंज होगी। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि सिंपल के अंदर कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। सिंपल के अंदर कैसे वाक्य बनाए जाते हैं सब। सिंपल के अंदर इंडेफिनेट को अपन सिंपल को इंडेफिनेट भी करें, और इंडेफिनेट को यदि अपन लोग काट के और डेफिनेट और इंडेफिनेट शब्द को यदि पढ़ें तो इसके अंदर डेफिनेट से इंडेफिनेट बना है। डेफिनेट मींस क्या होता है? डेफिनेट मींस होता है अनिश्चित, सॉरी निश्चित। अपन कहते हैं ना ये काम तो मैं डेफिनेटली करूंगा, यानी निश्चित तौर पे कोई काम करेंगे। तो निश्चित को अपन ने क्या किया है? इन लगा दिया आगे। क्या लगा दिया? इन। निश्चित से बन गया अनिश्चित।
अनिश्चित वाक्य सिंपल का जो है उसके अंदर रखेंगे अपने। कॉन्टिन्यूअस लगातार होने वाले जिन वाक्यों के अंदर किसी काम को हम लगातार कर रहे हैं वो वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लो अभी हम वर्तमान में कोई काम कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, मैं पढ़ा रहा था तो ये पास्ट का होगा, और मैं पढ़ा रहा होऊंगा ये फ्यूचर का होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट टेंस के अंदर अपने को क्या करना है, उन वाक्यों को पढ़ना है जो पूर्ण कार्य कर देने के बाद उन वाक्यों का प्रयोग करें, है ना। जैसे वह घर जा चुका है, हम क्लास ले चुके हैं, है ना। तो ये किसी काम को पूर्ण होने की ओर सिंबलाइज करता है। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे साहब परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यू ये दोनों तो हमने पढ़ लिए, अब इसकी क्या जरूरत है, खाम का बना दिए इसको। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण वाक्य है, जो लगातार वाक्य है, इन वाक्यों को अपन लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। ये वाक्य जो पूर्ण है ना, ये इसके अंदर एक बात के लिए ये अधूरे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अपने को टाइमिंग भी दी हुई होगी, टाइम दिया हुआ होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अपने टाइम दिया हुआ होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए, एक वर्ग को पढ़ने के लिए उसके अंदर अपने को कितने सेंटेंस बनाने होते हैं। तो प्रत्येक वाक्य को बनाने के लिए अपने उसके अंदर बेसिकली 4 सेंटेंस बनाते हैं, और उसके अंदर यदि अपने को WH वर्ड करना है तो उसके बाद हम 6 सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अभी अपन सेंटेंसेस पे चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के एक पार्ट के अंदर कितने सेंटेंस होते हैं, अभी हम बात करते हैं। जैसे हम लोग ले रहे हैं, हम अभी ले रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट करने के लिए वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, और वर्तमान में कौन सी बात कर रहे हैं, जो निर्धारित नहीं है, अनिश्चित वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले अपन कौन सा वाक्य बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव के बाद हम बनाएंगे नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और यदि अपने को WH करना है तो अपने को क्या करना है, इसके साथ डबल इंटेरोगेटिव करना है। साथ थोड़ा थोड़ा इनका भी परिचय दे दीजिए ताकि वाक्य बनाने में आसानी होगी। क्योंकि अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो वाक्य बना रहे हैं ना, वो ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, तमाम वो वाक्य आप बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप लोग साधारण वाक्य बनाते हैं, इसके अंदर नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, इसके अंदर सवालात्मक वाक्य बनाते हैं। सवालात्मक सर उल्टे टेबल, प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद वो वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो लेकिन वाक्य कैसा हो, नकारात्मक हो, नेगेटिविटी उसमें शो होगी। और उसके बाद इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव कैसा होगा, कौन, कहां, क्या और कैसे जो है वो वाक्य के बीच में आएंगे और इंटेरोगेटिव में पहले आएंगे। तो अभी हम 2-4 वाक्य बना के देख लेते हैं, ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो वाक्य बनाने के लिए अपने को क्या जरूरत होगी, इसके बेसिक नियमों को ध्यान रखना। बेसिक नियमों को ध्यान कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को बात करनी है कि प्रेजेंट टेंस जो है
प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर अपने को हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द जो है वो हमेशा है मिलेगा, और पास्ट टेंस जो है उसके अंदर हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द क्या मिलेगा, था, थे या थी जो भी है। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर के अंदर क्या मिलेगा, गागेगी, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट। अब मामला यह है कि प्रेजेंट के अंदर तो है, लेकिन इंडेफिनेट की क्या पहचान होगी, हमें क्या पता होगा कि इंडेफिनेट है या फिर कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, कौन सा है। तो इसके लिए भी है प्रेजेंट का, यदि आप इंडेफिनेट कर रहे हैं तो इंडेफिनेट के अंदर सेकंड लास्ट शब्द क्या होगा, ता, ते या ती, है ना। जैसे राम स्कूल जाता है, अरे वाह, राम क्या करता है, स्कूल जाता है, और अपने को क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए अपने को क्या करना है, बेसिक इसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब सर इसके अंदर एक चीज और आती है, वर्ब जो होती है उसके साथ क्या आती है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब भी आती है अपने। तो हेल्पिंग वर्ब की आप लोगों को एक इंडेक्स बता दूंगा, उससे आप नोट कर लीजिए, और आपने क्या है कि सेंटेंस प्रत्येक पूरा टेंस करते समय आप लोगों को काम आएगी। उसके बाद जैसे अपने को क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो राम सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, राम है, राम गो टू स्कूल, ये हो गया आप लोगों का ट्रांसलेट। अब क्या करना है अपने को ये देखना है कि राम स्कूल जाता है। अभी इसको अपने को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, यदि आप प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस कर रहे हैं और इसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं वर्ब इंडेफिनिट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके अंदर ये जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, एस या ईएस लगेगा, और वो भी सिचुएशनल लगेगा, स्थिति के अनुरूप लगेगा, है ना। तो नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, राम बाजार नहीं जाता है, राम क्या नहीं करता है, बाजार नहीं जाता है। इसका फॉर्मूला वही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, राम बाजार नहीं जाता है। अब इसके अंदर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो राम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नोट डालेंगे, राम, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज आएगी। तो राम सिंगुलर है, राम डज नॉट, हम इसको नेगेटिव बना रहे थे कि राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव हो गया। तो ये आप लोगों के माइंडसेट क्लियर हो जाए। इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा इस बात में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये मैं आप लोगों को एक इंडेक्स बना देता हूं, आप लोग अभी नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि तीनों टेंस हैं, इन तीनों के अंदर कौन सी कहां हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो आप लोगों को मैं अभी बता देता हूं। क्या करना है, सबसे पहले अपने को प्रेजेंट
पास्ट और फ्यूचर। इसके अंदर इधर लिखना है इंडेफिनेट, सेकंड नंबर पे लिखना है कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट, उसके बाद कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, और यहां लिखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीनों के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग डाल लेंगे अपने, साथ में हिंदी पहचान भी लिखवा दूंगा, नोट कर लीजिए। प्रेजेंट की हिंदी पहचान है होती है, था थे या थी होती है, और इसमें गा गे या गी होती है। इंडेफिनेट के अंदर यदि अपन लोग कर रहे हैं तो डू या डज, और एस या ईएस सिचुएशनल लगते हैं कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज, एम, आर। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, हैज या हैव लगता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, हैज या हैव के साथ बीन लगाना होता है अपने को, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जहां कॉन्टिन्यूस का जिक्र होता है वहां हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब इनकी मैं आप लोगों को एक हिंदी पहचान और बता देता हूं। इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हिंदी का सेकंड लास्ट वर्ड क्या होता है, ता, ते या ती होता है। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस का होता है रहा, रही, रहे होता है। परफेक्ट के अंदर चुका, चुके या चुकी होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर रहा, रही प्लस टाइम होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है इसके अंदर रहा, रहे, रही प्लस टाइम दिया हुआ होता है। इसके अंदर पास्ट टेंस का जो इंडेफिनेट होता है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है डिड, और मेन वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जहां डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि डिड खुद अपने आप में सेकंड फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर लगता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर लगती है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। उसके बाद यहां क्या लगता है, हेड लगता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां हेड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, हेड के साथ बीन लगता है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। प्लस इसके अंदर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हैज या हैव के साथ बीन लगता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सिंस या फॉर लगता है टाइम से पहले। वो आप लोगों को जब फॉर्मूला लिखवाएंगे तब लिखवा देंगे, क्योंकि जब भी फॉर्मूला आप लिखते हैं तो ये आपको टाइमिंग सिचुएशन बतानी जरूरी है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। रहा, रहे, रही इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, लेकिन इसके अंदर टाइम ऐड होता है। सो आप लोग आगे ध्यान दीजिए।
इसके अंदर शैल या विल होता है, शैल विल। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल, विल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, शैल या विल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है शैल या विल के साथ क्या लगता है, हैव बीन। और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, शैल विल के साथ हैव बीन, और इधर हैव लगता है, इधर बी लगता है और इधर सिंगल लगता है शैल विल। आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि डू या डज किसके साथ लगता है, इज एम आर, हैज हैव बीन। तो ये तो देखो क्लियर है, हैज या हैज सिंगुलर पर्सन के साथ आएगा, हैव प्लूरल के साथ आएगा, सॉरी हैज और हैव, हाँ सिंगुलर और प्लूरल। इज आई के साथ आएगा, इज